नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द नॉलेज वैली बाय आनंद शंकर के ऊपर। और आज हम लेकर आए हैं एक और नया वीडियो जो कि है थोड़े से नए सेगमेंट पे। आज हम बात करेंगे क्लासिक सिविक्स के अंदर एक चैप्टर है अपना सरकार नाम से, गवर्नमेंट। हम इसके बारे में थोड़ी सी बातों को आज समझेंगे। एक तरह से हम समझे तो एनसीईआरटी का जो चैप्टर है उसका आज इस चैप्टर का हाफ हम कवर कर लेंगे। हम आज जानेंगे सरकार क्या होती है, दूसरा जानेंगे कि इसके स्तर क्या, व्हाट आर द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट स्पेशली इन इंडिया, या किस तरह के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं सरकार के अंदर, दूसरा वो समझेंगे। और तीसरा जानेंगे कि इनके कार्य क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के कार्य क्या क्या है, कार्य क्षेत्र क्या है, किन चीजों पे ये काम करते हैं, क्या सब काम इनके अंतर्गत आता है। कुल मिलाकर इन चीजों पे डिस्कस करेंगे। ये बातें, इतनी ही बातें जो है ये हाफ ऑफ द चैप्टर को, आधे अध्याय को कवर कर लेती हैं। चलिए शुरू करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। ये सरकार, ये गवर्नमेंट वर्ड, इंग्लिश का वर्ड है गवर्नमेंट, जिसको हिंदी में हम समझते हैं सरकार से। ये वर्ड पहली बार सबसे पहले सोचेंगे आया कहां से, तो लैटिन वर्ड होता है एक गवर्नेयर, GUBERNARE। लैटिन वर्ड है गवर्नेयर, गवर्नेयर NARE, ठीक है। लैटिन वर्ड गवर्नेयर से ये शब्द आया है गवर्नमेंट, ठीक है। और इस शब्द का मतलब होता है क्या, टू गवर्न या फिर टू मैनेज, मतलब किसी चीज के ऊपर, किसी चीज पे शासन करना, किसी चीज को व्यवस्थित करना, ठीक है। यही इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है जिस वर्ड से ये बना है। ये गवर्नमेंट वर्ड का जो, इस पर्टिकुलर वर्ड का जो मीनिंग है वो ये है कि व्यवस्थित करना किसी चीज को मतलब प्रॉपर तरीके से चलाना। अर्थ इसका शाब्दिक यही बनता है। अब हम समझते हैं जो भाई व्हाट इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से हम क्या समझते हैं। तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसी संस्था जो किसी देश, किसी राज्य को व्यवस्थित ढंग से चलाने का काम करती है, प्रशासनिक स्तर पे, शासन की व्यवस्था पे, या फिर किसी अलग स्तर के ऊपर। बात समझ रहे? ऐसी व्यवस्था, ऐसा संस्था, इंस्टीट्यूशन एक तरह से कहते हैं। गवर्नमेंट इज एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये एक संस्था है जो किसी देश, किसी राज्य, किसी राष्ट्र को चला रही होती है डिफरेंट लेवल पे, डिफरेंट तरीके से। इसका डिफिनेशन कुछ हम इसी तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी व्यवस्था जो स्थितियों को, जो चीजों को सुचारू रूप से चलाने में हमारी मदद करती है। किस चीजों को, तो डेली लाइफ की जो हमारी चीजें हैं वो व्यवस्थित ढंग से चल पाए, ठीक है। लोगों का जो काम है, हमारी जो बातें, हमारी जो दिक्कतें हैं, हमारी जो मुश्किलें हैं, या फिर हमारे जो भी कुछ काम है डेली लाइफ के, या फिर हमारे फ्यूचर से रिलेटेड बहुत तरह की चीजें आ जाती है इसके अंदर, जिसको हम आगे समझेंगे भी क्या क्या इससे रिलेट हो पा रहा है, ठीक है। उन सबको व्यवस्थित तौर पे करवाने की जिम्मेवारी जिस चीज की होती है वही होती है सरकार, उसी को हम कहते हैं गवर्नमेंट। अब आते हैं तो भाई ये लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है, सरकार का स्तर। हमारा भारत एक बड़ा देश है, ठीक है। अगर हम बात करें स्थल क्षेत्र के हिसाब से, तो हमारा भारत विश्व में 7वां बड़ा देश है स्थल के हिसाब से, लैंड एरिया के हिसाब से। तो इतने बड़े लैंड एरिया के ऊपर शासन करना कोई इजी टास्क नहीं होता, एक टेढ़ी खीर है, ठीक है। तो इसको चलाने के लिए डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है हमारे यहाँ, ठीक है, ताकि अलग अलग स्तर पर सुचारू रूप से, व्यवस्थित ढंग से सरकारें चल पाए, सरकार अपना काम कर पाए। इट मीन्स कि जो सरकार का मेन पर्पस है टू सर्व द पब्लिक, जनता की सेवा करना, दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट किसी भी तरह का हो, हम अगले वीडियो में समझेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट को। फिलहाल अभी समझते हैं जो भाई लेवल्स क्या है, ठीक है। वहां पे क्लैरिफाई होगा आपका बहुत सारा और कॉन्सेप्ट। फिलहाल समझते हैं सरकार का काम होता है कि हम जनता की सेवा करें। तो कितने बेहतर ढंग से, किस ढंग से हम जनता की सेवा कर सकते हैं, उसी वजह से जो ज्यादा बेहतर ढंग से लोगों तक पहुंच बन सके सरकार की, यानी कि एक जो आम नागरिक है वो सरकार से सीधा जुड़ सके। इस वजह से जो हमारा गवर्नमेंट होता है, हमारी जो सरकार होती है, वो डिफरेंट लेवल्स में बनती है। वो लेवल क्या क्या है, तो सबसे ऊपर, जो सबसे सर्वोच्च स्तर पे कह सकते हैं कि हमारे किसी देश, किसी लोकतांत्रिक देश बोले या किसी भी देश के अंदर जो शासन व्यवस्था होती है, सबसे अपर लेवल का, सबसे ऊपर लेवल का, वो होता है यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार या संघीय सरकार। संघीय, यूनियन, सेंट्रल, केंद्रीय, ठीक है।
संघीय क्या होता है, ये सब बातें आप समझते होइएगा, या नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। बहुत सारे राज्यों का जो एक संगठन होता है, संघ होता है, उस तरह का जो गवर्नमेंट वाला सिचुएशन होता है, जैसा हमारे देश के अंदर ही है कि डिफरेंट स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज है, सब मिलकर एक हमारा देश भारत निर्माण करते हैं, ठीक है। तो उस तरह के जो गवर्नमेंट होता है, जो सेंटर में काम करता है, जो सबसे ऊपर काम करता है, वही होता है अपना भाई सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट वन इज जो कि इसके नीचे होता है वो स्टेट लेवल गवर्नमेंट, यानी कि भाई भारत डिफरेंट स्टेट से मिलकर बना है, तो इन स्टेट्स में जो गवर्नमेंट है वो एक लेवल नीचे का गवर्नमेंट होता है, और ये कहलाता है स्टेट लेवल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट सीधा कहते हैं, राज्य सरकारें। क्लियर है। द नेक्स्ट वन इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट, लोकल सरकार, मतलब ये हुआ कि जमीन से जुड़े हुए लोगों की सरकार, ऐसी सरकार जो सबसे निचले स्तर पे काम करती है और जिसका सीधा नाता होता है पब्लिक के साथ, जो सबसे ज्यादा नजदीक से जुड़ी होती है आम जनता से, वह सरकार होती है कौन सी? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यानी कि एक तरह से ऐसी बात करें, ये ऐसा जगह है जहां मैक्सिमम जनता ही खुद का प्रतिनिधित्व कर लेती है। ये जो 3 टायर सिस्टम ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी है, या फिर सीधा बोले तो 3 टायर सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट है, ये बस इसीलिए है ताकि क्या हो सके, जो कनेक्शन है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक, सरकार और जनता के बीच का जो संबंध है वो ज्यादा घनिष्ठ, ज्यादा नजदीक से बन सके, इसी वजह से ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट के अंदर से कि अपना पंचायत हो गया, ठीक है, नगर पालिका, बड़े शहरों के अंदर नगर निगम, ये सब जो हमें देखने को मिलता है, ये सारी चीजें आ जाती हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर। क्या क्या? जैसे नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, पंचायत, ग्राम पंचायत, फिर हम समझते हैं ये जिला परिषद, ये सारी जो चीजें हैं, इतनी जो हमने इन सबको नाम लिया, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। इसको हम डिटेल में कभी और समझेंगे जब इसमें और ज्यादा नीचे तक उतरेंगे, क्लास 7 वगैरह के टॉपिक को बात करेंगे, तो इसमें बहुत कुछ और है जो हम जान सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इतना ही लेकर चलते हैं। स्टेट गवर्नमेंट तो हमने समझा, जो राज्य की सरकारें हैं या केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें हैं वो इसके अंदर चले आएंगी। क्लियर है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो भाई एक किसी देश के अंदर एक ही होगा, ठीक है। तो हमने अब तक सरकार क्या है ये समझा, इस गवर्नमेंट वर्ड का मीनिंग समझा, और फिलहाल हम समझ रहे थे डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब आते हैं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के कार्य क्या है। तो भाई बहुत से कार्य हैं, क्या क्या है। शुरू करते हैं कि भाई किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का जो मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि कानून व्यवस्था का जो मेंटेनेंस होता है वो कौन रेगुलेट करता है, किसके अंदर आता है, किसकी जिम्मेवारी होती है कि कानून व्यवस्था ढंग से बना रहे? सरकार की। भाई मान लो किसी तरीके की कोई चोरी हो गई, कहीं डकैती हो गई, कहीं मार पीट, घूसा लात, जो कुछ भी आ गया इधर उधर जहां से भी, इन सब चीजों को से बचाना पब्लिक को, इन सब चीजों से इनकी पब्लिक की सुरक्षा करना, लूट मार काट, फलाना चिलाना ढिमकाना, भाई इतने सारी चीजें हैं जो गलत हो रही हैं, इन सब से लोगों को प्रोटेक्ट करना, एक सुरक्षित जीवन देना, एक न्यूनतम सुरक्षित जीवन की गारंटी देना, किसका जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, सरकार का काम है ये, ठीक है। उसके बाद हम बात करें डिफेंस ऑफ द कंट्री, ये तो हमने इंटरनल इशू पे बात करा। पहला जो पॉइंट था हमारा मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ये इंटरनल इशू है, देश के आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की। दूसरा है डिफेंस ऑफ द कंट्री, देश की सुरक्षा 2 स्तर पे, एक तो आंतरिक हुआ मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ये मुख्य रूप से आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी है। दूसरा, हमारा देश बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रह सके। इट मीन्स कि जो हमारा सिटीजन्स है, हमारे देश के लोग हैं, हम जिस राज्य में रहते हैं, हम जिस देश में रहते हैं, यहां के लोगों की जो सुरक्षा है बाहरी लोगों से, इसको भी सुनिश्चित करवाना किसका काम है? सरकारों का काम है। सरकार इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि हमारी जनता बाहरी आक्रमण से सुरक्षित रहे। हमारा डिफेंस मैकेनिज्म कुछ इस तरह वर्क करे कि कोई इंट्रूडर अगर कोशिश करे किसी तरीके के हार्म पहुंचाने की, तो उससे वो प्रोटेक्ट कर सके विद द हेल्प ऑफ डिफेंस सिस्टम, डिफेंस आर्मीज, एयरफोर्स एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ये सारे मशीनरीज आ जाते हैं गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर। बाकी काम किसका है? मुख्य रूप से एक्चुअली कंट्रोलिंग पावर या फिर बोले तो डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में। द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट इज टू ऑर्गेनाइज प्रोग्राम्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, यानी कि सामाजिक आर्थिक, जो हमारा सामाजिक आर्थिक
कंडीशन है, सिचुएशन है, स्थिति है, उसके ऊपर डिफरेंट एक तरह से कह सकते हैं जो प्रोग्राम्स एस्टैब्लिश करना, ऑर्गेनाइज करना, ये सरकार का काम है। यानी कि सामाजिक आर्थिक दशा सुधारने के लिए या फिर कहें तो किसी तरह के प्रियोरिटाइज हैं उनको बदलने के लिए, किसी तरीके की हमारे जो मिसकॉन्सेप्शन है उनको हटाने के लिए बहुत तरह के सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स चलाने की जरूरत होती है। लाइक अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो गया, स्वच्छता को लेकर हो गया, जैसे कि पोलियो के लिए जो पोलियो उन्मूलन अभियान चलता था। इस तरह के सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स जो होते हैं या फिर हेल्थ प्रोग्राम्स जो होते हैं, ये गवर्नमेंट के जिम्मेदारी होती है गवर्नमेंट की कि लोगों को इस तरह के प्रोग्राम्स से जागरूक करे, लोगों को इसमें इन्वॉल्व करे ताकि उनका बेहतर हो सके। देन आफ्टर द नेक्स्ट इज द प्रोविजन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब में। भाई एक व्यक्ति की स्वास्थ्य जो है वो प्रॉपर रहे, वो बीमार पड़े तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पाए, इस बात का सुनिश्चितता, इस चीज की सुनिश्चितता कौन करेगी? सरकार। जैसे कि पीएचसी की बात करते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हर एक पंचायत के अंदर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए, ऐसी सरकार की जिम्मेदारी है। भले ही अभी तक हो ना पाया पूरे हद तक, वो अलग बात है, हम कोई राजनीतिक विरोधाभासी कोई ये वीडियो है नहीं, हमारा लेक्चर है समझने का, पढ़ने का, ठीक है। बाकी सॉरी, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो पंचायत स्तर पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करे जिससे कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो पाए। राज्य स्तर पे प्रखंड स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे, फिर ऊपर बात करें तो जिला स्तर के जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो और बेहतर हो, माकूल हो। जैसे जैसे ऊपर जाए तो लेवल बढ़ने के साथ व्यवस्था माकूल हो ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके। ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर एजुकेशन ऑफ द पीपल। आपने सुना होगा सर्व शिक्षा अभियान, ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया एक मुहिम है जिसके तहत 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। ये इसी प्रोविजन ऑफ एजुकेशन ऑफ द पीपल के तहत लाया गया एक अभियान है जिसके तहत जो 14 साल तक उम्र तक के बच्चे हैं उनके लिए जो एजुकेशन को कंपलसरी रखा गया है। उच्च शिक्षा में भी जो सरकारी स्कूल है, कॉलेज है, वो एक तरह से मुफ्त या फिर बहुत कम शुल्क में पढ़ाई उपलब्ध करवा रहे, एजुकेशन उपलब्ध करवा रहे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या जो है वो शिक्षित हो। तो एजुकेशन की जो जिम्मेवारी है, जो हर नागरिक देश का, हर नागरिक राज्य का शिक्षित हो, यह भी किसके अंदर आ जाएगा? मतलब प्रोविजन ऑफ एजुकेशन जो है, प्रोविजन ऑफ एजुकेशन फॉर द पीपल, ये किसके लिए है? सॉरी, ये किसके अधिकार क्षेत्र में, किसकी जिम्मेवारी है? सरकार की। अगला है रेस्क्यू ऑपरेशंस। अरे हम जानते हैं ना, अभी अपने यहाँ इतनी बारिश हो रही, अभी सीजन है बारिश का, बहुत अधिक संभावना हो गई है कि बाढ़ आ जाएगा। पिछले साल भी आया था जुलाई के टाइम में, ठीक है। आसपास चारों एरिया डूब गया था, बहुत सारे लोगों के घरों में पानी था, उनको विस्थापित होना पड़ा था। विस्थापित मतलब अपना घर छोड़कर दूसरी जगह शरण लेना पड़ा था। काफ़ी कठिनाइयाँ आती है, खाना नहीं मिलता, कई कई दिन भूखे रहना पड़ता है, रहने को छत नहीं, पूरे दिन भीगना होता है। जब तक बारिश है ऐसे ही खुले में रहते हैं वो लोग जान बचाने को। कहीं अगर वो मुश्किल में फंस गए तो वहाँ तक, तो इस तरह की जो दिक्कतें आती है, ठीक है, इनसे बचाना उस मुश्किल के समय में उस पब्लिक का, उस आम जनता का साथ देना किसका काम है? सरकार का। भूकंप आया, त्रासदी आई, किस तरीके की, लोगों को बचाना, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन, ये सब उपलब्ध करवाना, शेल्टर देना, ये किसका काम है भाई? सरकार का। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की इंश्योरिटी जो होती है, ये भी किसका कर्तव्य है, किसके दायित्व के अंदर आता है? सरकार के दायित्व के अंदर। कि सरकार जो है वो इस बात को सुनिश्चित करे कि प्रॉपर इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ मनी हो, यानी कि पैसा ठीक ढंग से देश में आए भी, देश से बाहर भी जाए, जो व्यापार है वो सही तरह से फले फूले, लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो व्यवस्थित हो। इस सब चीज़ों की भी जो एक तरह से जिम्मेवारी कहें वो किसकी हो जाती है? सरकार की। अगला है भाई प्रोविज़न फॉर इजी मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल। सरकार की एक और जिम्मेवारी है कि जो गुड्स है या फिर जो पीपल है उनका जो मूवमेंट होता है, यानी कि
कोई एक जगह से दूसरी जगह कोई सामान को भेजना हो या फिर लोगों की आवाजाही हो, इसको प्रॉपर ढंग से सुनिश्चित करना, इसको ईजी रखना, वो भी जिम्मेवारी सरकार के अंदर आती है कि सरकार बेहतर रोड व्यवस्था करे, बेहतर रेल व्यवस्था करे, बेहतर परिवहन तंत्र को मजबूत करे। मतलब सरकारी स्तर पे, सरकार के स्तर पे बेहतर प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो, ट्रेन रेल सर्विसेज। आजकल तो बहुत ज़्यादा तौर पे जो एरोप्लेन्स हैं यानी कि हवाई यात्रा की जो सुविधा है उसको भी बेहतर करने की ज़रूरत है। और कुछ जगहों पे हम देख रहे हैं कि वापस से जो जल यात्रा की बात करते हैं उसको भी बढ़ावा मिला है। बहुत तरह के सामानों की जो आवाजाही है वो समुद्री मार्गों से ही होता है। तो ट्रेड के लिए, गुड्स के सप्लाई के लिए, लोगों की आवाजाही के लिए जो परिवहन तंत्र है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसको बेहतर और सुचारू ढंग से चलाने की जिम्मेवारी, बेहतर सड़क मार्ग उपलब्ध कराने की, बेहतर रेल सेवा उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी सरकार के अंदर ही आती है। और आखिरी एक फंक्शन के तौर पे हम बात करेंगे कि जस्टिस की इंश्योरिटी जो है लोगों को, वो सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी सरकार की होती है। इट मीन्स कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी, कोई भी लोग खुद को ठगा महसूस ना करे। कभी अगर उसके साथ किसी स्तर पे अनजस्टिस होता है तो सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि न्याय तंत्र के जरिए उसको न्याय दिलवाए, इंसाफ दिलवाए कि वो व्यक्ति यह फील ना करे, यह उसे अनुभव ना हो कि उसके साथ गलत हुआ। न्याय मिले उसे अगर कोई किसी तरीके के मुश्किलात में हो, ऐसा तो ठीक है। तो जस्टिस की जो इंश्योरिटी होती है ये भी गवर्नमेंट के परम कर्तव्य के अंदर आता है भाई, कि इस तरह के जो हमने अभी 7, 8, 9 पॉइंट्स पे हमने डिस्कस करे हैं टोटल, इन सारी चीज़ों की जो इंश्योरिटी है वो हमने बात करा था स्टार्टिंग में मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर से, फिर हमने बात करा डिफेंस ऑफ द कंट्री पे, फिर हमने बात करा कि जो सोशियो इकोनॉमिक इशूज़ हैं उनके लिए प्रोग्राम्स चलाने के को लेकर, फिर हमने जो बात किया था अगला वो था प्रोविज़न ऑफ हेल्थ सर्विसेज, फिर हमने बात किया प्रोविज़न ऑफ एजुकेशन सर्विसेज, फिर हमने बात किया रेस्क्यू ऑपरेशन, फिर हमने एक और टॉपिक पे बात की थी वो था भाई कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। फिर हमने बात किया कि इंश्योरेंस होना चाहिए, इंश्योरिटी होनी चाहिए, इजी मूवमेंट और ऑफ गुड्स एंड पीपल का। फिर फाइनली हमने 10th पॉइंट के अंदर बात किया कि जस्टिस जो है वो लोगों को मिल पाए प्रॉपरली। इन सब बातों पे ध्यान देने की जो ज़रूरत है ये सब किसके अंदर आता है, ये सारे काम होते हैं सरकारों के। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि कौन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट जो है, सरकार के अंग कौन कौन होते हैं, किस किस को इसके अंदर कंसीडर करते हैं। फिर हम समझेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, फिर डेमोक्रेसी के बारे में कुछ बेहतर से समझेंगे, कुछ मूवमेंट्स के बारे में जानेंगे। फाइनली हम समझेंगे व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इस चीज़ को हम समझते हुए इस चैप्टर को एंड करेंगे। हमने अब तक करीब हाफ ऑफ द चैप्टर पढ़ लिया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपका प्यार और दुलार मिले हमें वापस से सही से, ताकि हम इस तरह के और वीडियो ला सके। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।